हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एईसी प्लस लेकर आया है आगाज सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी है। हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके एक सीरीज बना दिया है, उसका नाम है आगाज। इससे आपको हेल्प 2024 में कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो या कोई भी स्टेट एजे हो, इसमें आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। यानी कि आपको जो टीसीएस फोबिया है, टीसीएस का डर जो आपके मन में बैठा है, उसको दूर भगाने के लिए हम लोगों ने सारी मेहनत कर ली है। बस आपका काम है कंटिन्यूटी मेंटेन करना और साथ में प्रैक्टिस करना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कितना 3 क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अभी हम लोगों का चल रहा है क्या, बेसिक ऑफ स्टील के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसमें आपका बोल्ट भी चल रहा है, स्टील भी आ रहा है, रिवेट भी आ रहा है, सारे क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं, यानी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, आज हम लोग देखने वाले हैं 4th क्लास देखने वाले। इसमें भी हम लोग बेसिक ऑफ स्टील के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपका काम है कॉपी पेन पास में रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको लगे उसको आपको नोट डाउन करते चलना है, जिससे आपको जब सब्जेक्ट समाप्त होगा तो आपके पास अच्छा खासा आपके पास क्या होगा, शॉर्ट नोट्स में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएगा, कोडल प्रोविजन आ जाएगा, उसको आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 4th नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द मोस्ट इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड एज अ स्टील बीम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका मोस्ट इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड इन स्टील बीम में कौन सा होगा। गिवन ऑप्शन में आपका दिया हुआ है आई सेक्शन होगा, सर्कुलर सेक्शन होगा, एस सेक्शन होगा एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है। इसमें से बताना है सर आपको कौन सा आपका इकोनॉमिकल होगा और आपका और इफिशियंट कौन सा सेक्शन होगा। ओके, चलिए देखिए इसके बारे में। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए आप कि ये क्या सेक्शन बना रहे हैं, आपका आई सेक्शन। ये क्या है, आपका आई सेक्शन है। ओके, आई सेक्शन। जो आई सेक्शन आपका होता है, आई सेक्शन में जो आपका जो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेंज। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेब बोलते हैं। आई सेक्शन का क्या खासियत होता है कि आपका जो वेब है, वेब क्या शियर फोर्स को रजिस्ट करता है, किसको, शियर फोर्स को रजिस्ट करता है। और आपका जो फ्लेंज है ये लगभग 80% आपका बेंडिंग मोमेंट कौन सा, फ्लेंज अकेला आपको रजिस्ट कर लेता है। कहने का मतलब कि आपका जो आई सेक्शन है आपका क्या, आपको बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों को रजिस्ट करता है। और इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ, इसके कारण आपका सेक्शन क्या हुआ, आपका सेक्शन स्टीफ हुआ। स्टीफ होने कारण इसमें क्या, डिफ्लेक्शन भी कम देखने को मिलता है। इसलिए सबसे इफिशिएंट और सबसे आपका इकोनॉमिकल सेक्शन आपका आई सेक्शन को माना जाता है। यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रेडियंट एग्जैक्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस और प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। ये पूछ रहा है कि आपका जो है जब आप मैक्सिमम इन्फ्लुएंस कौन सा प्रॉपर्टी स्टील में करता है, कौन सा करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्टील जो होता है आपका आयरन और कार्बन का कंपोजिशन होता है। जैसे ही आप कार्बन का कंपोजिशन आप चेंज करते जाओगे, उसका प्रॉपर्टीज भी आपका स्टील का क्या होगा, चेंज होता जाएगा। ओके, अगर हम लोगों ने कार्बन का परसेंटेज बढ़ाया, कार्बन का अगर परसेंटेज हम लोग स्टील में बढ़ाते हैं तो उसका प्रॉपर्टीज चेंज होता है। क्या क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है कि आपका हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ आपको क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। साथ में ब्रिटलनेस ये भी आपको इंक्रीज हो जाता है जब आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन को क्या किया, इंक्रीज किया। ओके, और इंक्रीज करने से ये सब प्रॉपर्टी तो मॉडिफाई हुई, साथ में आपका बिल्डेबिलिटी, बिल्डेबिलिटी में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। साथ में इसमें आपको और क्या देखने को मिलता है, जो एयर कोरोजन रेजिस्टेंस है ये भी इसका कम हो जाता है। और अब इसका डक्टिलिटी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज है ये भी रिड्यूस हो जाता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्या क्या चेंज किया, परसेंटेज ऑफ कार्बन को सिर्फ चेंज कर रहे हैं तो आपका ये सब प्रॉपर्टीज क्या इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आपका हार्डनेस स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, ब्रिटलनेस बढ़ रहा है, साथ में आपका क्या बेल्डेबिलिटी जो है क्या डिक्रीज हो रहा है, और आपका
एयर कोरोजन रेसिस्टेंस ये भी डिक्रीज हो रहा है और आपका डक्टिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील में, कौन सा करता है सर, कार्बन करता है। कार्बन का परसेंटेज पे सारा प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, जो आपको मैंने पूरे डिटेल में बता दिया। कई बार एग्जाम में आपसे पूछता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाने से क्या क्या प्रॉपर्टीज में इंक्रीज होता है, किस में डिक्रीज होता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन इज मोर सुटेबल टू बी यूज्ड एज ए बीम कॉलम। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आप बताइए सबसे मोस्ट सुटेबल कौन सा आपका बीम सेक्शन हम लोग कॉलम बनाने के लिए यूज करेंगे। अब देखिए ये जो आपको है ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन जो है आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। ISLB इंडियन स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं लाइट बीम। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ISLB का फुल फॉर्म होता है सर इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। ऐसे ही होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। फिर होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेज बीम। और ऐसे ही होता है आपका ISHB। ये क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ये आपका प्रॉपर्टीज किसमें, स्टील में आपको पता होना चाहिए कि सर ISLB क्या डिनोट करता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में आता है। फिर इसका क्या यूज होता है इसके बारे में पूछता है। तो ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, ISWB क्या होता है सर इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेज बीम। ओके, ISHB क्या होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ये आपको पूरे इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। इसमें एक चीज और भी पूछता है, जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम है, इसको हम लोग कहां यूज कर सकते हैं, हम लोग बीम कॉलम में यूज करते हैं। कहां, बीम कॉलम में। यानी कि जहां पे लोड जहां पे आपका हैवी आएगा वहां पे हमको क्या यूज करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। तो हम लोग बीम कॉलम में क्या यूज कर सकते हैं, ISHB यूज कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड मिडिल बीम एंड इंडियन स्टैंडर्ड हाई बीम यूज्ड इन स्टील गर्डर। यानी जब स्टील गर्डर आप बना रहे हैं, चाहे तो आप इंडियन स्टैंडर्ड मिडिल बीम यूज कर सकते हैं या इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम को आप यूज कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि हैवी बीम के लिए आपका जो बीम कॉलम के लिए कौन सा सुटेबल होगा, कौन सा सुटेबल होगा आपका इंडियन स्टैंडर्ड हाई बीम इज सुटेबल फॉर बीम कॉलम के लिए। ओके, यानी कि आपका ISHB इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी। आपको फुल फॉर्म पूरे अच्छे से ध्यान रखना है बीम के लिए क्या होता है। अगर आपसे ये पूछ दे, मैं यहां पे लिख रहा हूं इंडियन स्टैंडर्ड हाई बीम कितना आपको दे दिया, मान लिया 250। तो यहां पे जो आपका 250 है ना, ये आपका क्या बताता है, डेप्थ बताता है या हाइट। कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ चुका है कि इंडियन स्टैंडर्ड हाई बीम के आगे आपका कोई भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है 240 250, तो आपको बताता है सर क्या होता है, आपका डेप्थ होता है या हाइट होता है। ठीक है, चलिए इसका आपका क्या हो गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 4 द अल्टीमेट टेंसाइल इन स्टील इन द रेंज ऑफ। आपके पूछ रहा है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्टील में कितने रेंज में होता है। ओके, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने देखा होगा, हर जगह आप पढ़ते हैं, चाहे सोम में पढ़ते हैं, RCC में पढ़ते हैं, स्टील में, हर जगह आपका
माइल्ड स्टील का आप क्या बनाते हैं, कुछ इस तरह से आप, ठीक है। तो ये जो आपका रेंज होता है, ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट हो गया, अल्टीमेट पॉइंट हो गया। ओके, तो इसका रेंज आपको एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। 0.12% होता है, कितना, 0.12%। ये होता है आपका, ये होता है आपका 1.2 से 1.5% पे। और ये कितना आपका अल्टीमेट पॉइंट कितना होता है आपका, 10 से 15%। और ये होता है आपका 20 से 30%। ये कई बार आपको पूछ चुका है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अल्टीमेट टेंसाइल इन स्टील बताइए कितने रेंज में होता है, तो 10 से 15% के रेंज में आपका होता है। यानी 10 से 15% के ऑप्शन में कौन सा लाई कर रहा है आपका, देखिए लगभग लगभग कौन सा आपका, सी आपका लाई कर रहा है 0.12 से 0.20। अगर आपसे पूछ दे कि फ्रैक्चर का कितना आपका स्ट्रेन कितना लाई करता है, तो 20 से 30% लाई करता है। तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। आपसे पूछा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूछा अल्टीमेट टेंसाइल के लिए, तो आप 10 से 15 आप रेंज लाई करता है, लेकिन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ऑप्शन से क्या होगा आपका, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रेंज आपसे स्ट्रेन का कई बार पूछ चुका है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ माइल्ड स्टील। आपका माइल्ड स्टील का डिफरेंट डिफरेंट आपका क्या है, आपका ऑप्शन दिया, इससे बताना है कौन सा करेक्ट है। ओके, चलिए। इट हैज हाई कार्बन कंटेंट, ये गलत बात है। कार्बन कंटेंट इसमें कम होता है। ओके, इट इज टफर देन हार्ड स्टील, ये भी गलत है, टफर नहीं होता है। टफर कितना होगा, जितना आपका कर्व जो है आपका कितना बाई एक्सिस की तरह शिफ्ट होगा, उतना वो टफर होगा। ओके, यानी कि आपका स्टील की आपका कार्बन कंटेंट जितना बढ़ाते जाएगा उतना आपका टफर मटेरियल होते जाएगा। यानी कि ऑप्शन माइल्ड स्टील के लिए तो ये भी गलत हो गया। इट इज मोर इलास्टिक देन हार्ड स्टील, नहीं, ये इलास्टिक नहीं होता हार्ड स्टील से। और डी बोलता है इट कैन बी फॉर्ज्ड एंड बिल्डेड इजिली, यस, इसको हम लोग इजिली फोर्ज कर सकते हैं, हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। किसको, माइल्ड स्टील को। यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बस रिलेशन आपको प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, किससे वेरी कर रहा है, कार्बन कंटेंट से वेरी कर रहा है। तो जैसे जैसे कार्बन कंटेंट को वेरी कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज में देखिए चेंजेज आपको मिल रहा है। बस माइल्ड स्टील का आपको क्या प्रॉपर्टीज, जो इजिली हम लोग इसको फोर्ज कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली बिल्ड भी कर सकते हैं। यानी डी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट लोड कॉम्बिनेशन ऑफ लिमिट स्टेट स्ट्रेंथ एज पर IS 802.007। आपसे पूछ रहा है, गिवन आपका ऑप्शन दिया हुआ है, लोड कॉम्बिनेशन का आपका ऑप्शन ABCD में दिया हुआ है। आप बताइए लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के लिए आपका कौन सा कॉम्बिनेशन, गिवन कॉम्बिनेशन आपका सही है। आपको मैंने बताया था कि आपका क्या दो तरीके से लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ होता है, जिसको कोलैप्स बोलते हैं, या लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है। दोनों का लोड कॉम्बिनेशन का मैंने फॉर्मूला आपको RCC में बताया था, सेम है, बस इसमें लोड कॉम्बिनेशन का और भी वैल्यू बढ़ जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, ये आपको टेबल अच्छे से पता होना चाहिए। लोड कॉम्बिनेशन, ये आपका लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ जिसको कोलैप्स बोलते हैं, इसके लिए यानी सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ की बात करता है। इसका आप देखिएगा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ज्यादा होता है, और यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हम लोग इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कम लेते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विसिबिलिटी, इसलिए हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ज्यादा रखते हैं। अब देखिए आपका क्या है, डेड लोड, लाइव लोड, क्रेन लोड। CL मींस क्रेन लोड। इसका जो लोड कॉम्बिनेशन है आपका, डेड लोड है, लाइव लोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। किसमें, एक लीडिंग लाइव लोड में, एक एकम्पाइंग लाइव लोड में, और आपका बिंड लोड और या अर्थक्वेक लोड। दोनों हम लोग एक साथ क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर एक साथ ले लेंगे बिंड लोड का और अर्थक्वेक लोड का, तो आपका क्या होगा, सेक्शन आपका हाईली इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि ऑकरेंस अगर दोनों का एक साथ ऑकरेंस होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। इसलिए हम लोग दोनों में से एक को हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, चलिए, डेड लोड, लाइव लोड, बिंड लोड या अर्थक्वेक लोड, ठीक है। और आपका क्या है, एल मींस एक्सीडेंटल लोड, ठीक है। ऐसे ही आपका है क्या, डेड लोड, लाइव लोड, क्रेन लोड, बिंड लोड, अर्थक्वेक लोड, इसका कॉम्बिनेशन आपका डिफरेंट आपका दिया हुआ है। ये आपको अच्छे से टेबल पता होना चाहिए। RCC में जो आपने पढ़ा है सेम है, बस थोड़ा सा इसमें और लोड का कॉम्बिनेशन और बढ़ गया है, बाकी सारा कुछ सेम है। ओके, चलिए, आपका कौन किसके लिए पूछा, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के पूछ रहा है कि कौन सा आपका गिवन ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए आपका डेड लोड, लाइव लोड, ये देखिए आप, डेड लोड का कितना है 1.2, लाइव लोड का 1.2, और एकम्पाइन लाइव लोड का 1.05, और बिंड लोड या अर्थक्वेक लोड का 0.6, यानी कि 1.2, 1.2, 1.05 और 0.6।
1.2, 1.2, 1.05, 0.6, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन जो ऑप्शन में दिया हुआ है किसकी है, लिमिट स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ के लिए आपका ये लोड कॉम्बिनेशन क्या है, करेक्ट है। बस टेबल आपको एक बार नजर रखना है और इसको नोट डाउन करना है। सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 7 नंबर। व्हाट इज द मिनिमम इन डिस्टेंस, क्या पूछ रहा है, मिनिमम इन डिस्टेंस ऑफ 20 mm डाया बोल्ट व्हेन एज आर कट बाय मशीन फ्लेम। अब देखिए, सबसे पहले बोल्ट की बात करते हैं। तो बोल्ट में जब हम लोग निकालेंगे ग्रॉस डायमीटर यानी कि डाया होल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, अगर आपका डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर कितना 12 से 14 के बीच में है, तो कितना ले लेंगे हम लोग, ग्रॉस डायमीटर, डी नोट से हम डी नोट कर रहे हैं, जिसको ले लेंगे हम लोग डी प्लस 1। अगर यही आपका 16 से 24 के बीच में है, तो हम लोग ले लेंगे d प्लस 2, और d ग्रेटर देन 24 है, तो हम लोग ले लेंगे सर कितना, d प्लस 3। ये आपको किसके लिए है, बोल्ट के लिए, ध्यान रखना है। अगर रिवेट की पूछे, यहीं पे अगर आपसे मैं लिख दे रहा हूं, रिवेट का पूछे, तो रिवेट में क्या करते हैं, अगर आपका डायमीटर कितना लेस देन 25 है, तो हम लोग डी नोट कितना लेते हैं, ग्रॉस डायमीटर कितना ले लेते हैं सर, हम लोग d प्लस 1.5 ले लेते हैं, और अगर आपका 25 से ज्यादा है तो हम लोग लेते हैं d प्लस 2। ये किसके लिए, रिवेट के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि बोल्ट के बारे में पूछ रहा है या रिवेट के बारे में पूछ रहा है। अब आपसे पूछा है कि मिनिमम बताइए, क्या मिनिमम इन डिस्टेंस बताइए, और क्या है आपका बाई मशीन फ्लेम है। अब ध्यान दीजिए, कोड ने बताया मिनिमम इन डिस्टेंस फॉर मशीन कट, कितना हम लोग लेते हैं, 1.5 डी नोट। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या लिख रहे हैं, 1.5 डी नोट ले रहे हैं, यानी कि ग्रॉस डायमीटर लेना है। क्या लेना, ग्रॉस डायमीटर लेना है। ओके, फिर आपसे पूछता है मिनिमम इन डिस्टेंस फॉर शियर्ड और हैंड कट प्लेन के लिए, इसको सर हम लोग लेते हैं 1.7 डी नॉट। ये दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन जब पढ़िए तो ध्यान दीजिए कि मशीन कट के बारे में बोल रहा है या फिर हैंड कट के बारे में बोल रहा है, तो दोनों के वैल्यू में लिटिल चेंज हो जाता है। इसमें 1.5 डी नोट लेते हैं और इसमें 1.7 डी नोट लेते हैं। तो आपसे किसके लिए पूछा, मशीन कट के लिए पूछ रहा है। ओके, अब ध्यान दीजिए, आपको यहां से किसका डायमीटर कितना दिया, आपका 20 mm दिया है, कितना 20 mm, यानी कि आपका इस रेंज में लाई करेगा आपका, यानी कि 20 प्लस 2 हो जाएगा, 22 mm आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस डायमीटर हो गया 22 mm। किसके लिए पूछा है, बोल्ट के लिए, तो हम लोग d प्लस 2 हम लोग यानी कि 20 प्लस 2 ऐड कर दिया, 22 आपका mm हो गया। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए, आपको इसमें कुछ नहीं पुट कर देना, 1.5 इंटू डी नोट कितना निकाले हम लोग सर, 22 निकालें। जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 33 mm आएगा, कितना 33 mm आएगा, यानी कि हम लोग मिनिमम इन डिस्टेंस कितना देंगे, 33 mm हम लोग मिनिमम इन डिस्टेंस देंगे। ओके, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये ध्यान आपको रखना है। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स रेनफोर्समेंट बार्स। आपसे पूछ रहा है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स के बारे में, आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट गिवन आपका करेक्ट है। पहला बोल रहा है दे आर इजियर टू बिल्ड देन थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार, ये गलत बोल रहा है। फिर डक्टिलिटी इंक्रीजेज विथ अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्किंग, नहीं, डक्टिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब हम लोग अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्किंग करते हैं तो डक्टिलिटी आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहां पे क्या आपको दिया है, इंक्रीज, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दे एग्जिस्ट डिफिनिट इल्ड पॉइंट, नहीं, ये इल्ड पॉइंट आपको डिफिनिट नहीं देता है। कौन, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बॉम्ब, कोल्ड ट्विस्टेड रिजल्ट इन स्टेन हार्डनिंग, ये आपका क्या देता है, स्टेन हार्डनिंग देता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी आपका करेक्ट हो गया। यहां आपको ध्यान देना है कि CDT जैसे कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रिक्रिस्टलाइजेशन जो करते हैं हम लोग बिलो टेम्परेचर पे करके फोर्स में, इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उस हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं। और ऐसे ही आपका बनता है HYSD बार। सारा क्या है, जो मैकेनिज्म है ना आपका बार का बनाने का तरीका है,
HYSD किससे बनाते हैं? हॉट वर्किंग से बनाते हैं। इसमें हम लोग टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसको ट्विस्ट कर देते हैं। तो आपने देखे होंगे उसमें क्या रीवार किया रहता है उसमें। और ऐसे ही आपका क्या एक होता है TMT बार, यानी थर्मोमैकेनिकली ट्विस्टेड बार। ये सब क्या होता है? मैकेनिज्म होता है आपका बनाने के लिए स्टील का। जैसे जैसे मैकेनिज्म चेंज होगा उसका प्रॉपर्टीज भी आपका चेंज हो जाएगा। यहां से आपके पूछा कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल्ड ट्विस्टिंग रिजल्ट इन स्ट्रेन हार्डनिंग। अब क्या होता है? कोल्ड ट्विस्टिंग क्या देता है? स्ट्रेन हार्डनिंग देता है, यानी डी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। According to IS 800-2007, identify the property which is considered as mechanical। कौन सा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। अब यहां पे समझिए, आपसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में पूछा है, गिवन ऑप्शन से आपको बताना है। जो स्टील का प्रॉपर्टीज है आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और एक इसमें आपको डिवाइड किया गया क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सर क्या क्या आता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि टेंसाइल और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये आता है। फिर क्या आता है? परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज एलोंगेशन आता है। और यहीं पे आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? आप चाहे तो मास डेंसिटी बोल दीजिए, या फिर आपका क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल दीजिए, पॉइजंस रेशियो बोल दीजिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल दीजिए, कोरोजन बोल दीजिए। ये सब आपका क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में है। आपसे किसके बारे में पूछा? आप बताइए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कौन सा आता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? यूनिट मास नहीं, ये आपका किसमें आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। मैक्सिमम परसेंट एलोंगेशन किसमें आता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है। देखिए, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी आपका किसमें आता है? आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। और पॉइजंस रेशियो किसमें आता है? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। तो आपको अब पता होना चाहिए कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, और उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज आता है और आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज आता है। इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए बी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील फ्रॉम 0.2 टू 0.9%। ये बोल रहा है सर कि 0.2 से 0.9% कार्बन का परसेंटेज क्या कर रहे हैं हम लोग? कार्बन का परसेंटेज हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसमें बताइए कि गिवन ऑप्शन जो दिया हुआ है कौन इसमें से सही है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, चलिए। इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील डिक्रीज यील्ड स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज डक्टिलिटी, गलत बात है। आपका क्या है? अगर आप कार्बन कंटेंट बढ़ाइएगा तो यील्ड स्ट्रेंथ आपका क्या होगा? बढ़ता है, घटता नहीं है, क्या बढ़ता है। और डक्टिलिटी आपका क्या होता है? बढ़ता है। ओके, बी ऑप्शन देखिए, इंक्रीज द कार्बन कंटेंट इन स्टील इंक्रीजेस द यील्ड स्ट्रेसेस एंड रिड्यूसेस द डक्टिलिटी। ये आपका क्या है? सही बोल रहा है, क्योंकि जैसे ही कार्बन कंटेंट को आपने बढ़ाया तो कर्व जो आपका क्या है, आपको माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का डायग्राम मैंने बताया, उसमें क्या है? कर्व में आपका बाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि आपका क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ आपका तो बढ़ जाएगा, और इसमें यील्ड स्ट्रेंथ तो आपका बढ़ेगा और डक्टिलिटी आपका क्या होगा? कम होगा। ओके, चलिए सी पढ़िए। डिक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील इंक्रीजेज यील्ड स्ट्रेंथ, नहीं, गलत बात है। इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील डिक्रीजेज द यील्ड स्ट्रेस, डिक्रीजेज नहीं करेगा। चलिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी आपका क्या होगा? करेक्ट हो गया कि कार्बन परसेंटेज अगर आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे तो आपका क्या होगा? आपका स्टील में यील्ड स्ट्रेस बढ़ेगा और डक्टिलिटी क्या होगा सर? कम होगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रॉपर्टी से क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी में चेंजेज आता है जब इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो ओके, यानी बी आपका क्या हो गया? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बस आपका काम है रिवीजन करके आइए, क्योंकि इसमें नया नया जो भी कंसेप्ट सीख रहे हैं हम आशा कर रहे हैं कि आप उसको नोट डाउन करते जा रहे हैं। बस उसको आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आइए तो उसको एक बार रिकॉल करके आइए। ओके, चलिए आप
एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अगर आप फ्रेशर हैं या आप चाहते हैं कि सर हम एक साल में फुल फ्लेज तैयारी बिना टाइम वेस्ट किए करें, तो सबसे पहले आपका काम है कि सिविल इंजीनियरिंग पढ़िए, क्योंकि एग्जाम टारगेट से पहले आपका है कि अगर फ्रेशर है तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पूरा पढ़िए। अगर आप एक बार सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ लिए तो आप कोई भी रिस्पेक्टेड एग्जाम जो भी है रिस्पेक्टिव एग्जाम आप आराम से दे सकते हैं। तो एईसी प्लस आपके लाया है डिफरेंट कोर्सेज। अगर आप एजेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है, विजय बैच है। इसमें आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी आपको इसमें कवर करा दिया जाएगा। अगर आप एसएससी जेईई 2024 अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए है बैच 1। इसमें आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों आपको क्या है अब ऑब्जेक्टिव हो चुका है, तो इसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों आपको कवर करा दिया जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट क्या है इसमें खासियत, इसमें जो आपका है लाइव क्लास रहेगा, साथ में इसको आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपने लाइव नहीं देखा किसी कारण से तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अगर आप एमपीपीएससी मध्य प्रदेश शासन में अगर आप एसडीओ बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या है प्रहार बैच। इसमें आपका काम क्या है कि टेक्निकल तो पढ़ाया ही जाएगा, साथ में आपका मध्य प्रदेश जीके भी पढ़ाया जाएगा, यानी कि आपको पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इसमें कराया जाएगा। आरआरबी जेईई इंडिया मोस्ट एवेटेड वैकेंसी जिसके लिए है तेजस बैच, इसमें सीबीटी 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहां से कराया जाएगा। अगर आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है और नॉन टेक आपका वीक है, आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन नॉन टेक का लेवल जो है, एसएससी का पेपर देख रहे हैं दिन प्रतिदिन इंक्रीज होते जा रहा है, नंबर नहीं आ रहा बच्चे लोग को, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, नॉन टेक महापैक बना दिया। इसमें आपको पूरा नॉन टेक कवरेज आपको मिल जाएगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। एक बैच है टारगेटेड बैच एसएससी जेईई 2024 के लिए, इसमें आपको डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस आपको मिलेगा। चलिए, अब क्या है कि बहुत लोग को प्रॉब्लम रहता है कि मैंने सर थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि आपने गेट ईएससी लगा लिया और एसएससी लगा लिया, फिर भी अब जब टीसीएस का एग्जाम देने जाते हैं तो आपको क्वेश्चन नया मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो नहीं रहा है। तो आपको नया क्वेश्चन या टीसीएस फोबिया जो है उसको डर को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिस बैच बना दिया। अगर आप जेई का टारगेट करना चाह रहे हैं तो जेई के लिए है क्या, अभ्यास जेई बैच। इसमें हम लोग कितना लगभग 5000 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आपको टीसीएस का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कि टीसीएस जितना भी एग्जाम करवा चुकी है सारा आपको यहां पे मिल जाएगा। साथ में स्टेट जेई का जितना भी एग्जाम हुआ है सारा मिल जाएगा, यानी कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है, एक जगह आप आराम से यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एई जेई दोनों टारगेट करना चाहते हैं उसके लिए अभ्यास एई जेई बैच है। इसमें हम लोग लगभग 8000 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि आपको जो उस वाले में किए सारा क्वेश्चन मिलेगा। साथ में एडिशन क्या हो जाए, आपका पीएसयू जितना भी एग्जाम कंडक्ट करवाए उसका क्वेश्चन, साथ में स्टेट ए जितना भी हुआ है उसका भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यानी कि आप पूरे सेशन में आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन टिक नहीं करवा रहे हैं। ऑप्शन टिक कराने के लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब पे क्लासेस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि ऑप्शन के साथ हम लोग कंसेप्ट भी सीख रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें है और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, उसको लेकर हम लोग पूरा डिटेल में आपको सोल्यूशन बता रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि सर मैं सब्जेक्ट को रिकॉल करना चाहता हूं, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, सब्जेक्ट को रिवीजन करना चाहते हैं, और एग्जाम से पहले आपको पता है कि रिवीजन आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि रिकॉर्डेड आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं जिसका नाम है फास्ट ट्रैक बैच। इसमें आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी मिल जाएगा, यानी कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आपको क्रिप्स मैनर में आपको पूरा आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ से सब्जेक्ट को रिकॉल करिए, रिवाइज करिए और प्रैक्टिस बैच से आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका पार्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है, वीक है, तो आपका पार्टिकुलर सब्जेक्ट कोई भी रिस्पेक्टिव ब्रांच है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो आप अपना पार्टिकुलर सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये भी अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे क्यूरी रहता है कि सर मिलेगा कहाँ, आपको कुछ नहीं करना है, एईसी एप्लीकेशन का गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, उसके बाद आपको क्या है डाउनलोड करके मोबाइल वेरिफिकेशन कर लीजिए, उसमें सारे कोर्सेज दिखने लगेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे वर्क बनता है कि आप उसको एनालिसिस करिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपको फुल फ्लेज तैयारी चाहिए, आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए, आपको क्रैश कोर्स चाहिए, किस तरह के चाहिए, आपको उसमें डेमो लेक्चर डला हुआ, पहले एनालाइज करिए, उसके बाद आप कोर्सेज को देख सकते हैं। ओके, चलिए सर आप जो पढ़ा रहे हैं सबका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आपको एईसी प्लस एप्लीकेशन पे, एईसी प्लस का एप्लीकेशन आपको कहाँ, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगा। ओके, आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक बाय बाय, टेक केयर।